देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। तो देखो हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, और एमसीक्यूज बाकी है। तो पहले केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं एमसीक्यू, ठीक है। ये वाला इसमें देखो क्या बोला है। K Limited is manufacturer of a single product A. 8,000 unit of the product A has been produced in the month of March 2024. तो K Limited जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है A, और 8,000 यूनिट प्रोडक्ट A इन्होंने प्रोड्यूस किया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। इसका मतलब ये हम लोगों का क्या हो गया बोलो तो, ये एक्चुअल हो गया, ठीक है, क्योंकि बोला है हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो इसका मतलब ये मेरा एक्चुअल आउटपुट। At the beginning of the year, a total 1,20,000 unit of the product A has been planned for production. Has been planned, ठीक है, इसका मतलब बजटेड, प्लान किया गया था कि बिगिनिंग ऑफ ईयर में प्लान किया गया था कि टोटल ऑफ 1,20,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ए हैज बीन प्लान फॉर प्रोडक्शन। मतलब टोटल इतना प्रोडक्शन होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ए टोटल ऑफ 1,20,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ए हैज बीन प्लान्ड फॉर द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये 1,20,000 क्या किसी मंथ का है या फिर पूरे साल का बता रहा है, पहले ये हमें सोच लेना चाहिए। हम्म, बोलो। ये पढ़ के क्या लग रहा है? पहले तो बोला के लिमिटेड is manufactured a single product 8,000, ये फुल स्टॉप है, फिर 8,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो ये एक्चुअल आउटपुट है फॉर मंथ, मतलब एक महीने का एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। फिर बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए टोटल 1,20,000, ये लाइन से ही तो पता चलना चाहिए टोटल 1,20,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए हैज बीन प्लान्ड फॉर प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन जो है 1,20,000 ये कितने समय के लिए है? 1 ईयर। हाँ बोलो। 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए, हाँ, ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी था। तो फिर अगर वन वन ईयर का 1,20,000 है, अगर हमें कुछ नहीं बोला है तो पर मंथ का कितना होगा, मतलब अगर हमें हर महीने का कितना करके है ये सब कुछ नहीं बताया है, तभी तो ईयरली दिया है, तो हम लोग पर मंथ का कितना मान सकते हैं? 10,000। 10,000, ठीक है। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 10,000 पर मंथ। क्योंकि मुझे जब कंपेयर करना है तो फिर मंथ के प्रोडक्शन के साथ ही ना मंथ वाला प्रोडक्शन कंपेयर करेंगे, थोड़ी ना मंथ के साथ जो है ईयर का प्रोडक्शन कंपेयर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे जो भी कंपैरिजन करना है वो 8,000 के साथ जो है 10,000 का, मतलब आउटपुट के हिसाब से देखें तो इसका मतलब बजटेड आउटपुट 10,000 और एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा 8,000। ये मेरा जो है मतलब टेबल में ये अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद बोला है द कॉस्ट डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ ओवरहेड। अब ओवरहेड का एस्टिमेशन दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, इसमें बोला है कि फिक्स्ड है ये वाला, ये फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ये एस्टिमेट्स है। ओवरहेड का मतलब ये बजटेड है, ठीक है। फिर सेमी वेरिएबल चार्जेस आर कंसिडर टू इंक्लूड 60% एक्सपेंस ऑफ फिक्स्ड नेचर। 60%, ये सेमी वेरिएबल में 60% क्या है, फिक्स्ड है, तो बाकी वेरिएबल है। तो बोलो बाकी वेरिएबल कितना होगा, 40% दिया हुआ है, 40% वेरिएबल है, ठीक है, ये बताया है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड के साथ ये इसका जो फिक्स्ड पोर्शन है और इसका जो वेरिएबल पोर्शन है, तो वेरिएबल वेरिएबल के साथ चला जाएगा, फिक्स्ड फिक्स्ड के साथ चला जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शोज दैट द कंपनी कुड हैव ऑपरेटेड फॉर 20 days बट
देयर वॉज अ फेस्टिवल हॉलीडे ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा, तो बोल रहा है कि जो रिकॉर्ड है उससे ये पता चल रहा है कि 20 दिन के लिए ऑपरेट कर सकता है ये लोग, लेकिन एक फेस्टिवल आ गया है एक दिन के लिए। देयर वाज अ फेस्टिवल हॉलीडे ड्यूरिंग द मंथ, तो कितने दिन काम हुआ होगा इसका मतलब? बोलो। 20 दिन काम कर सकता है, एक दिन नहीं कर पाएगा, तो फिर कितने दिन काम हुआ होगा? 19 days. 19 डेज, ठीक है। अच्छा, फिर द एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट दिया है, देखो एक्चुअल कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो जैसे यहाँ पर बजटेड का दिया था ना फिक्स्ड, वैसे एक्चुअल का फिक्स्ड, बजटेड का वेरिएबल, एक्चुअल का वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो डेटा है और ये खर्चा जो दिया हुआ है ये कितने समय का दिया हुआ है? क्योंकि देखो डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, 12 लाख, 1 लाख 19, 1 लाख 80, 19, 200, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली हम लोग का फॉर द मंथ ऑफ मार्च है, और ये जो है फिर ये, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन ईयरली था, तो ये डेटा भी कैसे दिया हुआ होगा? मेरा बात समझ में आया कि नहीं? हम ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली अगर मार्च का प्रोडक्शन है तो ये मार्च का मतलब ये 1 मंथ का दिया हुआ है खर्चे का डिटेल्स, चाहे फिक्स्ड हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे सेमी वेरिएबल, और ये फिर कब का दिया हुआ है? 1 year. हाँ, ये 1 ईयर का दिया हुआ है, तो मुझे जब कंपेयर करना है ये सबको 1 मंथ में कंपेयर करना है, मतलब 1/12 करना पड़ेगा, तब जाके कंपेरेबल होगा, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है द कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इज नाउ प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट फॉर द मैनेजरियल इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। तो ये लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं। यू accountants sorry accounts officer of the company are asked to calculate the following information for preparation of the variance report। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो पूछा है उसका आंसर देना और कुछ नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो हमें क्या पूछा है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग अपना एक टेबल बना लेंगे, क्यों? क्योंकि कंपेयर करने में आसानी होगा, क्योंकि कुछ डेटा तो मुझे दिया हुआ है, बजटेड सारा ईयरली दिया हुआ है, चाहे वो डेटा कैसा भी है, और जो हमारा एक्चुअल है वो हमें दिया हुआ है मंथली, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड और एक्चुअल का एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, ये रहा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो मुझे कितना लेना है? 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, यानी 10,000 पर मंथ। और एक्चुअली कितना हुआ है? 8,000 पर मंथ। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, जो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है वो कितना होगा? तो 6 लाख, ये तो पूरा ईयर का दिया हुआ है, इसका वेरिएबल पोर्शन हमें लेना पड़ेगा, तो 6 लाख और 1,80,000। तो ये देखो 6 लाख प्लस 1,80,000 का कितना परसेंट मेरा वेरिएबल होगा? तो 1,80,000 का मेरा सेमी वेरिएबल में बोला है 60% फिक्स्ड और 40% वेरिएबल, तो इसका 40% करेंगे तो वेरिएबल पोर्शन आ जाएगा, और इसका मुझे 1/12 करना पड़ेगा, ये पूरा जो भी आ रहा है उसका। तो 6 लाख प्लस 40% कितना होगा 1,80,000 का? 72,000 इंटू 1/12। 72,000 जो है वेरिएबल ओवरहेड है,
इसका ये पूरे साल भर का है, तो 1/12 करने से मंथली निकल जाएगा, तो 6,000 आ रहा है पर मंथ। ये ठीक आया है 6,000। ये 72,000 होगा कि 7,20,000? नहीं, 72,000 ही होगा। 6,72,000 कितना आ रहा है? 5,600 या 6,000 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? देख लो तो एक बार। ठीक ही तो आ रहा है मुझे लग रहा है। डाउट क्यों लग रहा है? 6,72,000 6000 56 আসছে। 56 आ रहा है क्या? 6 आ रहा है कि 56 आ रहा है? देखो। 56,000 6,000 होने से तो 12×6 = 72, 72, सिर्फ 72 होने से 6,000 होता। 6,72,000 है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक्चुअली में कितना हुआ है वेरिएबल ओवरहेड? तो एक्चुअल वाले डेटा में आते हैं 48,000 प्लस 19,200 में जितना होगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं 48,000। ये तो मंथली है, तो इसीलिए इसमें और हमें डिवाइडेड बाई 12 नहीं करना पड़ेगा, बट 19,200 में वेरिएबल पोर्शन कितना होगा? अब इसमें कुछ बाइफरकेशन हमें नहीं बताया कि एक्चुअली में बाइफरकेशन क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे जो स्टैंडर्ड में था वही एक्चुअली में होगा। मतलब 19,200 का 40% जैसा यहाँ हुआ था। $55,680 ये वाला हो जाएगा। 55,680 ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड। सेम तरीके से हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड भी निकालेंगे, बजटेड और जो है एक्चुअली। तो फिक्स्ड ओवरहेड 12 लाख, और इसमें जो फिक्स्ड पोर्शन होगा तो 12 लाख, और 1,80,000 में 60% इंटू करना पड़ेगा 1/12। 1,80,000 का 60%, 1,08,000, सॉरी 12 लाख। 1,09,000 पर मंथ, और ये पर मंथ दिया हुआ है पूरा डेटा। अच्छा, अब यहाँ पर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 1,19,000, और सेमी वेरिएबल में जितना होगा। $11,520। 1,30,520 पर मंथ। ठीक है, पहले ये डेटा हम लोगों ने रेडी कर लिया जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालने के लिए बोला था? देखो, सबसे पहले निकालने के लिए बोला था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ है वो तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, 55,680। और रिकवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिकवर्ड हमें निकालना पड़ेगा रिकवरी रेट पर यूनिट। ये निकाल लेते हैं।
तो देखते हैं रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा। तो रिकवरी रेट पर यूनिट निकलेगा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। ठीक है, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 56,000। और बजटेड आउटपुट कितना है वो भी लिख रखा है ऊपर, 10,000। तो कितना आ जाएगा? 5.6 पर यूनिट। तो एक्चुअल कितना आउटपुट है? 8,000 इंटू 5.6। 44,800 माइनस 55,680। एडवर्स आंसर आएगा क्योंकि हम लोगों ने जितना चार्ज करना चाहिए था उससे कम किया है, खर्चा ज्यादा है। 10,880 एडवर्स। देखते हैं। 10,880 एडवर्स, यानी आंसर जो है ऑप्शन डी हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन डी हो रहा है। हम जस्ट एक बार देख लेते हैं कि सही हुआ है कि नहीं, मतलब ऑप्शन डी होगा कि नहीं, हम जस्ट वो चेक कर लेते हैं। डी होगा। अच्छा, फिर सेकंड में क्या पूछा है देखिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड सेकंड में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम क्या होता है? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो बजटेड आउटपुट कितना था? 10,000। एक्चुअली में कितना आउटपुट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया? 8,000। और रिकवरी रेट पर यूनिट मुझे फिक्स्ड वाला निकालना पड़ेगा, तो रिकवरी रेट पर यूनिट निकालेंगे। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड आउटपुट है 10,000। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 1,09,000। तो 10.9 होगा। ठीक है, तो 10.9, तो 2,000 इंटू 10.9, 21,800 आ रहा है। ये एडवर्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि 10,000 का बजट था बट प्रोडक्शन 8,000 हुआ, तो इसका मतलब ये एडवर्स होगा 21,800 एडवर्स, यानी कि ऑप्शन सी। एक बार जस्ट चेक कर लेंगे कि ऑप्शन सी होगा कि नहीं। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी होगा, टू का ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या हो जाएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। वो तो ऊपर में दो डेटा दिख ही रहा है, वो देख देख के लिख लेंगे। बजटेड है 1,09,000, ये यहाँ से देख के लिख लिया। बाकी एक्चुअल के लिए ये टेबल में आना ही पड़ेगा। 1,30,520, 1,30,520। तो ये मेरा एडवर्स हो गया क्योंकि जो सोचा था उससे खर्चा ज्यादा हुआ। तो 1,09,130,520, 21,520 एडवर्स, 21,520 एडवर्स। देखते हैं ऑप्शन कुछ है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन ए 3 का हो गया, ऑप्शन ए। एक बार चेक करेंगे हम 3 का ऑप्शन ए होगा कि नहीं। हाँ 3 का ऑप्शन ए। फिर फोर्थ नंबर। पेज खत्म। फोर्थ नंबर।
फोर्थ नंबर में बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। अब कैलेंडर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए ना, स्टैंडर्ड आवर बजटेड आवर, ठीक है। ये होता है मेरा वॉल्यूम वेरिएंस। उसके बाद स्टैंडर्ड यहाँ पर हो जाता है रिवाइज्ड बजटेड आवर, और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर। लो, हम खुद ही भूल गए स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड आवर, बजटेड आवर, एक्चुअल आवर, रिवाइज्ड बजटेड आवर, ठीक है। ये ठीक ही लिखा था मैंने, एक्चुअल आवर और ये। तो ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो जाएगा कैपेसिटी, ये हो गया कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर होता है रिवाइज्ड बजटेड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट, इसका मतलब पर आवर चाहिए, ठीक है। तो रिवाइज्ड बजटेड आवर जो है कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर के डेज चेंज के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। जैसे 20 डेज काम होने का बात था, बट काम हुआ है 19। हम लोगों ने देखा ना कि एक दिन इनका क्या था, हॉलीडे था, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, रिवाइज्ड बजटेड आवर को देखो, सेकंड। हम्म, तो कितना, देखो कितना खर्चा हुआ है, कितना बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, 1,09,000। तो 1,09,000 का खर्चा होता है अगर 20 डेज काम हो, ठीक है। तो पर डे का खर्चा, लेकिन काम कितना दिन हुआ, 19 डेज हुआ, ठीक है। तो खर्चा उस हिसाब से आना चाहिए, माइनस हो जाएगा मेरा बजटेड आवर, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉस्ट लगा दी, मुझे आवर के हिसाब से करनी चाहिए। एक सेकंड, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19, तो बजटेड आवर, एक मिनट, ये हमें निकालना चाहिए कैसे, कैलेंडर वेरिएंस, आवर चाहिए ना मुझे, आवर्स कहाँ से मिलेगा, 30,000 आवर्स, मुझे बजटेड आवर्स चाहिए, वो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। एक मिनट, देखते हैं कैसे निकलेगा, मुझे बजटेड आवर्स चाहिए। बजटेड आवर्स, बट इसमें आवर्स है नहीं, है ना। इसमें तो आवर्स का कोई स्कोप नहीं है कि हम लोग आवर्स बेसिस पे करें। तो हमारे पास सिर्फ कॉस्ट है अवेलेबल, मतलब समय वगैरह कुछ भी नहीं है, कॉस्ट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ कॉस्ट ही अवेलेबल है। नॉर्मली आवर्स के बेसिस पे होता है, लेकिन अब आवर्स कहाँ से लाए, कुछ है नहीं। तो 1,09,000 का खर्चा होगा अगर 20 डेज काम होता है, तो 19 डेज काम होने से कितने का खर्चा होगा। तो डायरेक्टली मेरा आंसर जो है वो जो है रुपीज में निकल जाएगा, ठीक है। और ये आवर नहीं आया, फिर ये मेरा कॉस्ट ही आ जाएगा डायरेक्ट, मतलब रिवाइज्ड बजटेड आवर इंटू आर करने से जितना आएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। और बजटेड जो खर्चा है वो है 1,09,000, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम एक बार देखते हैं, समझा देते हैं। फिर 1,09,000 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 20, 1,03,550 माइनस 1,09,000, 5,450। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। 5,450, हाँ है। फोर्थ का आंसर सी, ठीक है, फोर्थ का आंसर सी, बट एडवर्स की फेवरेबल, बजटेड और रिवाइज्ड बजटेड। तो हम लोग का 1 लाख अगर सी हो रहा है, देखो 5,450 एक ही है, वैसे तो एडवर्स आ रहा है और एडवर्स ही आएगा। हम एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर ये समझा देते हैं कि क्यों हम लोगों ने इस तरीके से किया। देखते हैं, ये फोर्थ का आंसर मेरा
अच्छा, फोर्थ का बोल रहे बी होना चाहिए। ओ, 5450 बी तो है, मैंने एक सी लिख दिया है गलती से। ठीक है, देखो हम समझा देते हैं। नॉर्मली कैलेंडर वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं कि बजटेड हम लोगों ने इतना घंटा काम किया इतने दिन के लिए, तो फिर हम लोगों का अगर एक्चुअली में कुछ कम या ज्यादा दिन काम हो रहा है तो फिर कितने आवर्स काम होने चाहिए, और बजटेड आवर्स क्या था, इसका डिफरेंस इनटू रिकवरी रेट पर आवर। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास आवर नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो डायरेक्टली रुपीज में निकल जाएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बजट के हिसाब से 1,09,000 का फिक्स्ड ओवरहेड आना चाहिए अगर 20 डेज काम होता है, लेकिन काम कितना दिन हुआ, 19, तो 19 डेज काम होने से बजट के हिसाब से खर्चा होना चाहिए इतना, ठीक है, रिवाइज्ड बजट के हिसाब से। और बजट के हिसाब से खर्चा होना चाहिए था 1,09,000। तो देखो एक दिन कम काम करने के बाद भी, एक दिन कम काम करने से हमारा खर्चा आया 1,03,550। और हम लोगों ने अपना बजट बनाया था कितना, बजटेड जो खर्चा है वो हम लोगों ने बनाया है 1,09,000, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का जो रिवाइज्ड बजटेड खर्चा है और जो बजटेड खर्चा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 5450 का। और ये हम लोग का आ गया एडवर्स, क्योंकि हम लोगों ने देखो बजट जो है वो ज्यादा का बनाया है, ठीक है। बजट जो है हम लोग का कितने का हुआ है, ये है 1,03,550 और ये है 1,09,000, ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का ये एडवर्स आ गया। अब इसमें आवर कर नहीं सकते हैं ना, आवर कैसे करें, क्योंकि आवर करने के लिए मेरे पास आवर का डेटा होना चाहिए कि ये जो मतलब बजटेड आवर कितना है। तो इस क्वेश्चन में देखो बजटेड आवर्स तो अवेलेबल है नहीं, तो हम लोग इसको कैसे निकाले जब बजटेड आवर्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली रुपीस के बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बजटेड आवर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसको इसको और किसी तरीके से किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता इसको हम लोग और किसी तरीके से कर सकते हैं। या फिर आउटपुट बेसिस पे कर सकते हो, ये देखा जा सकता है कि आउटपुट बेसिस पे कर सकते हो। दिखाते हैं, देखो आउटपुट बेसिस पे कर सकते हो, ऐसा भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। या फिर और एक तरीका दिखा देते, देखो और एक तरीका दिखा देते। ये इस फॉर्मूले से नहीं हुआ लेकिन, ठीक है, तो देखो हम ऐसे करके कर सकते हैं। अगर 20 डेज काम करने का मतलब 10,000 यूनिट प्रोडक्शन है बजट के हिसाब से, तो 19 डेज काम करने से कितना आउटपुट आएगा, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। आवर है नहीं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आवर का यूज नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर बजट के हिसाब से ही हमारा प्रोडक्शन हुआ तो 19 डेज काम होने से 9,500 यूनिट जो है प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर एक्चुअली में प्रोडक्शन कितना हुआ है, 8,000। एक्चुअली में प्रोडक्शन हुआ है 8,000, मतलब एक्चुअली में तो 8,000 हुआ है, यहाँ पर हो गया 9,500। अब अगर मुझे इसको देखो, ये रिवाइज्ड बजटेड आवर्स के जगह रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला से होगा। देखो सेम फॉर्मूला, बस मुझे क्या करना है, आवर्स की जगह आउटपुट, क्योंकि क्वेश्चन में आवर्स नहीं है इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। रिकवरी रेट पर यूनिट, देखो इसमें होगा कि नहीं, होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, सेम कर दिया मैंने, ठीक है, सेम तरीके से कर दिया। सिर्फ जो है आवर्स की जगह आउटपुट, तो रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट कितना हुआ 9,500, की जो बजट था उसके हिसाब से ही चलना है, लेकिन अगर 19 डेज काम होना है तो इतना प्रोडक्शन होगा, जबकि बजट मेरा था 10,000, ठीक है। तो बजट से कम प्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए मेरा एडवर्स होगा। रिकवरी रेट पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड का हम लोगों ने निकाला था, रिकवरी रेट पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड का अभी थोड़ी देर पहले शायद निकाला था, ये रहा 10.9। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10.9, 5450। हाँ आ रहा है 5450 एडवर्स। देखो अगर पूरा रुपीस के साथ कर देते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ये वाला लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज हम लोग ये फॉर्मूले से हैबिचुएट है, तो जहां आवर नहीं है वहां यूनिट का यूज करो, ठीक है, तब भी होगा। और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली खर्चे को ही दे लिया, जैसे कि देखो ये भी
सेम चीज ही है, क्योंकि बजटेड आवर्स के साथ अगर रिकवरी रेट पर आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, बजटेड कॉस्ट। तो ये तो बजटेड कॉस्ट है ना। और रिवाइज्ड बजटेड कॉस्ट का मतलब जिसके हिसाब से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवाइज्ड बजटेड तो कैलेंडर के लिए आता है, तो डेज के लिए हो रहा है। तो डेज के हिसाब से खर्चे में क्या चेंजेस दिखेगा, वैसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। या फिर अगर सेम चीज को हम लोग रखना चाहते हैं, सेम तरीके से कर लेंगे, सिर्फ आउटपुट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवर नहीं है, तो मेरा आ गया 5450। और एडवर्स क्यों हुआ, क्योंकि मेरा 10,000 बजट था, जबकि मेरा रिवाइज्ड बजट करने पे भी बजट तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए मेरा ये लॉस हो रहा है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर भी वही सेम चीज है। ठीक है, मेरा बजटेड इतना था खर्चा, ठीक है, और रिवाइज्ड बजटेड मेरा इतना हो रहा है, तो इस तरीके से भी निकल जाएगा। तो ये वाला आई थिंक कि ज्यादा बेटर लगेगा समझने में, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये फिफ्थ नंबर वाला, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बजटेड रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 1,30,520। और अगर हम लोग आउटपुट के हिसाब से करें तो आउटपुट का 10.9 और एक्चुअल आउटपुट है 8,000, क्योंकि इसमें आउटपुट आवर्स दोनों से ही सेम आंसर आ जाएगा, तो किसी भी एक तरीके से करने से होगा, क्यों आवर तो निकलने से रहा, बिकॉज आवर का तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं ना। 87,200 माइनस 1,30,520, 43,320। तो बजट से एक्चुअल में खर्चा ज्यादा हुआ है, तो एडवर्स 43,320 एडवर्स। अब देखते हैं ये ऐसा कोई आंसर, 43,320 एडवर्स मतलब ऑप्शन ए। तो देखते हैं फिफ्थ का ऑप्शन ए होगा कि नहीं। हाँ, फिफ्थ का ऑप्शन ए ही है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हम लोग का ये बन गया। तो इसमें सभी ठीक था, कुछ भी वैसा मुश्किल नहीं था, सिर्फ मुझे लगता है ये फोर्थ वाले जो कैलेंडर है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है, आवर्स नहीं है तो मुझे फिर जो है आउटपुट के हिसाब से कर लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पर ये मेन है, अगर ये टेबल हम लोग बना लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि एक मेरा ईयर का दिया हुआ था, एक मेरा मंथ का दिया हुआ था, तो फिर हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट हम लोग, एक मिनट, ठीक है, हम लोग ना मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसका जो एमसीक्यू है और मार्जिनल का दोनों एक साथ कर लेंगे अभी, और आज और हम लोग एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू कर लेंगे, मार्जिनल को भी कंप्लीट कर लेते, दोनों मिला के कर लेंगे, इसका एमसीक्यू रहने देते फिलहाल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग देखो, स्टार्ट करें। वही सोच रहे थे कि एमसीक्यू करवाए के बाद में हेडिंग करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, अगर बेसिक ऑफ कॉस्ट याद है तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है कि अगर हम लोग 1 यूनिट आउटपुट एक्स्ट्रा कर रहे, एक भी 1 यूनिट आउटपुट एक्स्ट्रा कर रहे, अब एक भी 1 यूनिट आउटपुट एक्स्ट्रा करने का मतलब, देखो हम लोग
मान लो 10 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि 11 यूनिट प्रोड्यूस करें, मतलब हम लोग 1 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग एक भी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना बढ़ जाएगा, उसके कैलकुलेशंस को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका जो कैलकुलेशन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। एक मिनट रुको मैं मारती हूँ। हम्म, ठीक है देखो, देखो तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम बोल रहे थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये हो जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट, जो बोला वो लिखवा देते हैं, देखो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट मींस ऑलवेज होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब फिर क्या है, देखो कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेसिकली हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कौन सा वेरिएबल कॉस्ट, जो 1 यूनिट आउटपुट भी हम लोग अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें, जो कॉस्ट हमारा बढ़ जा रहा है उसे कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल कॉस्ट by using
various methods. It is also known as contributory costing. इसको कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग भी बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली हम लोग कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेस करे तो जो पड़ा हुआ रहता है उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। वही सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो फिर इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही वेरिएबल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्टिंग और कॉम्पेरेटिव कॉस्टिंग। ठीक है, अच्छा। अब वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है? देखो, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आउटपुट बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट मेरा बढ़ेगा, आउटपुट अगर मेरा कम हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ आउटपुट पे। डिपेंड ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा मेरा आउटपुट के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो, सबसे पहले क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन लिखवाया, हम लोग कंट्रीब्यूशन एक बार जानते हैं। चलो कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट इज दैट अमाउंट विच शोज whether we are able to cover our fixed expense or not। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है उससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए रेडी है कि नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कि जैन में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल था 10,000। ठीक है, और उसका वेरिएबल कॉस्ट था 4,000। ठीक है, तो जो 6,000 बचा उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है 4,000, तो ये कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद भी हमारे पास 2,000 बच जाएगा, तो इसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन इतना है कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद भी हमारे पास कुछ बच जाता है, तो फिर उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। अब मान लो फेब में उनका सेल हो गया 10,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हो गया है मान लो बाई चांस 5,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 5,000। और फिक्स्ड कॉस्ट 4,000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है ना, वो तो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग रीजन से चेंज हो सकता है, जैसे हमारा आउटपुट बढ़ गया या चीजों का दाम बढ़ गया तो चेंज हो सकता है। तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,000। अब मान लो मार्च मार्च में सेल है 10,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 7,000 हो गया है, तो फिर कंट्रीब्यूशन 3,000। फिक्स्ड कॉस्ट वही 4,000 है। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के बाद मेरा कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर से फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 और भी बच जा रहा है, तो मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? लॉस में चल रहा है। ठीक है, और मान लो अप्रैल में ऐसा हुआ कि सेल 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 6,000 और कंट्रीब्यूशन 4,000।
फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 4000 ही है, तो ये मेरा क्या आ गया, 0। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्योंकि कंट्रीब्यूटरी वाला लैंग्वेज आ गया था, तो मैंने ये एक बार बता दिया कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब वही हुआ कि देखो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना चेंज हुआ, हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से हमारा कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल कॉस्ट बाय यूजिंग वेरियस मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग। क्योंकि इसे कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना रिकवर होगा, और फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉफिट होगा बिजनेस पे, या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, या फिर हमारा जो है लॉस होगा। ठीक है, इस बात का पता चलता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक यूनिट भी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना पड़ता है। तो देखो जैसे मान लो हम लोग पेन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो मान लो एक पेन प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल का खर्चा लग जाता है ₹2। ठीक है, तो 100 पेन अगर प्रोडक्शन करे, एक के जगह अगर 100 पेन प्रोडक्शन करे, तो हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हो जाएगा, ₹200। ठीक है, और अगर मान लो 10 पेन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे रॉ मटेरियल का खर्चा जो है कितना हो जाएगा, ₹20 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो चेंज हुआ, जैसे 2 से 200 या 20 हुआ, ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहा है ना, इस चेंजेस को ही हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे कि 1 से 100 हुआ मतलब 99 यूनिट ज्यादा हुआ, या 1 से 10 हुआ यानी कि 9 यूनिट ज्यादा हुआ, तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में। अच्छा, अब देखो कि बाय नेचर ये पढ़ा हुआ है, एक बार जस्ट याद दिला रहे कि बाय नेचर कॉस्ट हम लोग का कितने तरीके का होता है। ये कब पढ़ा है, ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में जब कॉस्टिंग शुरू किया था तब हम लोगों ने पढ़ा था। बाय नेचर हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, सेमी वेरिएबल और एक स्टेप कॉस्ट पढ़ा था, सेमी वेरिएबल और एक स्टेप कॉस्ट। तो वेरिएबल का क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी घटने से वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, अभी अभी देखा हम लोगों ने। फिक्स्ड का क्या है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्वांटिटी बढ़े या क्वांटिटी घटे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट नो चेंज। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। सेमी वेरिएबल का दो पोर्शन होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया ना सेमी वेरिएबल, तो उसमें दो चीज बस, वेरिएबल और फिक्स्ड। और इनका नेचर कैसे होगा, फिक्स्ड का नेचर इस तरीके से क्वांटिटी बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये देखो ये इसके साथ रिलेट हो जाएगा और ये वाला मेरा इसके साथ रिलेट हो जाएगा। ठीक है, और रहा बात स्टेप कॉस्ट का, स्टेप कॉस्ट का क्या था, स्टेप कॉस्ट अगर याद आ रहा है तो देखो स्टेप कॉस्ट हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, ऐसे सीडी स्टाइल होता है, मतलब लैडर स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से होता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 0 से 10 आउटपुट हम लोग ले रहे हैं तो हमारा कॉस्ट इतना ही होगा, फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन जब हमारा आउटपुट मान लो 0 से 10 की जगह 0 से 50 हो गया, ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुआ इसकी वजह से मान लो हमारा कॉस्ट हो गया 1000। ठीक है, पहले था, मान लेते हैं कुछ और, यहाँ पर मान लो पहले था ₹10। ठीक है, अब ये 1000 हो गया। अब मान लो 50 से 100 प्रोडक्शन करेंगे तो मान लो हो गया 1100। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये, या फिर इसको 50 कर लो, 0 से 50 था 1000, अब इसके आगे जो भी स्टेप, मतलब ये देखो ये 0 ये 50, तो 0 से 50 तक का मेरा खर्चा मान लो 1000 है, मतलब 0 यूनिट से लेके 50 यूनिट। अब 50 यूनिट से आगे अगर जाते हैं जो कि ये वाला स्टेप है, 50 यूनिट से 100, तो मेरा 1100 हो गया। तो स्टेप कॉस्ट का मतलब है एक स्टेप वाइज हमारा कॉस्ट जो है वो चेंज होगा, वो था हमारा स्टेप कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो मैंने बता दिया। तो इस चैप्टर में हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही मेन होता है, ठीक है, और फिक्स्ड का भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट बाय नेचर जो है उसके बारे में, उस बाय नेचर के हिसाब से हमारा ये चैप्टर बेस्ड होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है नेचर के हिसाब से बेस्ड होगा कॉस्ट का। और
देखो कॉस्ट का जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन हिसाब से कॉस्ट कितना है, तो अगर हम एकदम कॉस्ट शीट में ही हम लोग पढ़े, अगर हम एकदम कंसाइज करके बोले तो एक होता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है, और थर्ड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट होता है, ठीक है। अब जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम लोग कौन से मेथड से बनाते हैं पता है, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, या फिर बोले तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से बनाते हैं। मतलब हम ये समझा रहे हैं, देखो देखो जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल, फिर आ जाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये मैंने सब करवाया हुआ है, बट यहाँ पर जरूरत है तो एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद मेरा लग जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, या फिर इसको वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत सारा चीज बोला जाता है। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर यहाँ पर प्रॉफिट ऐड होके आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना, अभी जो मैंने लिखा, जो कि इस पे तुम लोग कॉस्ट शीट करते हुए आ रहे हो, ये जो पूरा मेथड है, ये है मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक के हिसाब से किया हुआ है। मतलब बता रहे हैं, ये जो कॉस्ट शीट बना हुआ है ये है कौन से मेथड से, यहाँ पर लिखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक। मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर जो कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग जो भी खर्चा दिखाते हैं वो हम लोग वेरिएबल या फिक्स्ड के हिसाब से नहीं दिखा रहे, ठीक है। हम ये डिफरेंस ये बताना चाह रहे हैं, ये जो हम लोग का बना हुआ है ना, ये हम लोग का वेरिएबल या फिक्स्ड के हिसाब से नहीं बना हुआ है। जैसे हाँ ये बोल सकते हो कि ये वेरिएबल, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड में कोई अगर वेरिएबल पोर्शन है कोई फिक्स्ड पोर्शन है, मतलब बाय नेचर इस बाय फंक्शन, जो फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट डिवाइडेड है उसमें फिक्स्ड वेरिएबल पोर्शन हम लोग नहीं बताए हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई फिक्स नेचर का खर्चा, कोई वेरिएबल, वो इस पैटर्न में नहीं दिखता है, ठीक है। ये इसीलिए ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से अगर हम लोग अपना ये जो स्टेटमेंट कॉस्ट शीट है ये बनाएंगे, तो वहां पर हम लोग फिक्स्ड खर्चे को एक जगह पे और वेरिएबल खर्चे को एक जगह पे दिखा सकते हैं। मतलब देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग जो नया मेथड है, मतलब जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है उसके हिसाब से दिखाए तो ये कैसे देखने में होगा, देखो यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो इनकम, ये कॉस्ट शीट से भी तो इनकम स्टेटमेंट ही है, बोल सकते हो कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दिखता है तो इसको कॉस्ट शीट बोलते हैं और ये इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बात एक ही है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, डेटा अलग अलग मिलेगा। जैसे सेल से हम लोग सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन, ऑफिस एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग सेलिंग ओवरहेड दिखाते हैं जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाता है, ठीक है। और क्या आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। तो जो वेरिएबल पोर्शन है वो सब अलग से दिखा दिया जाता है, ठीक है। जितने भी वेरिएबल पोर्शन है
वो सब अलग से दिखा दिया जाता है। तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मुझे वेरिएबल और फिक्स्ड को तो अलग करना ही पड़ेगा। सेल से कंट्रीब्यूशन ले, वेरिएबल लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब इससे अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो कॉस्ट शीट में भी प्रॉफिट मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन दो टेक्निक अलग अलग है। तो जहां पर हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल को अलग अलग करके दिखाते हैं, ये इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। ठीक है, और ये जो मेथड था ये था हम लोग का एब्जॉर्प्शन या ट्रेडिशनल। अब ये मेथड में हम लोगों ने कैसे किया हुआ है, जो ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है वहां पर ये ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर के हिसाब से जो है खर्चे को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पर ये जो एब्जॉर्प्शन है ये हमारे ओवरहेड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या फिक्स्ड खर्चा है क्या वेरिएबल है उसके हिसाब से नहीं कर रहे। लेकिन ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है ना, यहाँ पर हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट को, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल मतलब उसके नेचर के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के हिसाब से ही सारा काम होना चाहिए, ये वाले मेथड से हमें नहीं करना है जो ट्रेडिशनल मेथड है। अच्छा, अब देखो जैसे, अब देखो ये तो पता करना ही है कि हमारा एक यूनिट, एक भी एडिशनल यूनिट अगर ज्यादा बन रहा है तो हमारा क्या खर्चा हो रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कि अगर हम लोग वो एडिशनल यूनिट बनाते हैं खर्चा तो बढ़ेगा ही, और हम लोग का क्या उसमें कोई प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो कितना होगा, और कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो कितना होगा, और उसका डिफरेंस देखना है। तो अगर बेनिफिट होगा तो हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम लोग अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल ले, जैसे देखो ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या सोचना है, क्योंकि देखो ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर है तो हमें डिसीजन भी लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हम लोग 10,000 यूनिट बना रहे थे, अब हम लोग 10,001, ठीक है, एक यूनिट ही हम बढ़ा देते हैं जो कि हमारे चैप्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, इतना यूनिट बना रहे हैं तो पहले मान लो हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल लगता था एट द रेट ऑफ 10 करके, 10,000 इंटू 10 का मतलब हो जाएगा 1 लाख रुपए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख 1 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, एक यूनिट के लिए 10 रुपया एक्स्ट्रा। फिर डायरेक्ट लेबर, मान लो हम लोग का लेबर का लग रहा था 8 रुपए करके तो 80,000, और यहाँ पर 8 रुपए करके हो जाएगा 80,008 रुपीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड मान लो हम लोग का लग रहा था 2 रुपए करके तो 20,000, और ये कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 2, क्योंकि एक यूनिट ज्यादा बन रहा है तो 20,002 रुपीज। ठीक है, और फिक्स्ड ओवरहेड में देखो कोई चेंजेस नहीं होगा। मान लो पहले फिक्स्ड ओवरहेड था 1,50,000 तो अभी भी 1,50,000 ही रहेगा, भले ही हम लोग एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1,00,000, 2,50,000, 2,50,000, और ये हो जाएगा 2,78,000, 80,000 हो रहा है ये, सॉरी 8,000 नहीं, 80,000, 80,000 और 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 80 और 20, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और ये हो गया 2,20,000, 2,20,000, और ये हो जाएगा 3,50,000 20। देखो 20 ही यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा, 5,00,20 होगा, सॉरी 5,00,20। ठीक है, देखो 20 रुपीज ही एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि देखो फिक्स्ड ओवरहेड में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो हमारा कितना खर्चा बढ़ा, एक यूनिट बनाने के लिए एक 10 रुपया बढ़ा, एक 8 रुपया बढ़ा, और एक 2 रुपया बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ना चाहिए 20। तो वही हुआ, देखो ये 3,50,000 और ये 3,20,000। तो अगर एक एडिशनल यूनिट हम लोगों ने बढ़ाया, ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट कितना बढ़ गया है, एक यूनिट के लिए 20 रुपीज बढ़ गया। ठीक है, तो हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा चलना चाहिए, फॉर वन एडिशनल यूनिट विच इज एक्स्ट्रा कॉस्ट,
एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है 20 रुपीज। फिर ये भी देखना है, इज देयर एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्या ये प्रोडक्शन करके मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम क्यों प्रोडक्शन करें। एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज वी इंक्रीज 1 यूनिट एक्स्ट्रा एंड बेयर द एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करेंगे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करके, तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही हमें करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब ही आउटपुट का लेवल, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब ही क्या हो जाएगा, आउटपुट का लेवल हो जाएगा। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें पढ़ना क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हमारा आउटपुट कम ज्यादा हो रहा है, बेसिकली ज्यादा, ठीक है। कम तो नॉर्मली देखो बिजनेस लॉस में जाएगा तो ही ना कम सोचेगा कोई, ठीक है, नॉर्मली कम तो सोचेगा नहीं। तो अगर हम लोग एक भी एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो हमारा खर्चे में क्या चेंजेस होगा वही हमें पता करना है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमें वो प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें प्रॉफिट नहीं पता, सॉरी, नहीं तो हम अगर हम लोग प्रॉफिट को काउंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर प्रॉफिट होगा तो ही करना चाहिए अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो कॉस्ट चेंजेस हो रहा है ना, एक थ्योरी पूछा जाता है, वो ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, बेसिक वाले क्लास में चेक करोगे कॉपी में तो मिल जाएगा, फिर भी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट तो हम एक बार याद दिला देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एक डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है डिक्रीमेंटल, ठीक है, एक होता है इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो डिक्रीमेंटल और इंक्रीमेंटल, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, जैसे कि मान लो कि कोई किसी चीज का क्लासेस लिया है, ठीक है, वो क्लास ऑनलाइन भी कर सकता है मान लो, और मान लो ऑफलाइन भी कर सकता है, ठीक है। आ, तो अगर ऑनलाइन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो अगर सिर्फ ऑनलाइन करेगा तो मान लो 10,000 है कोर्स चार्जेस, और ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के करेगा तो मान लो 12,000 है। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट है, देखो। तो ऑल्टरनेट ये है कि हम सेम चीज ऑनलाइन में भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम चीज हम ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के भी कर सकते हैं, मतलब ये मेरा मर्जी है, हम पूरा ऑफलाइन आए पूरा ऑनलाइन आए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑनलाइन वाला एक्सेस करेंगे तो हम ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं। तो दो ऑल्टरनेट के बीच में हमारा खर्चे का चेंजेस कितना दिख रहा है, 2,000, ठीक है। ये दो ऑल्टरनेट हो गया, ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेट है, हम एक ही चीज के लिए दो मेरे पास ऑप्शंस है, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट है। तो ये जो खर्चे का चेंजेस हुआ ना 2,000 रुपए का, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम ऑनलाइन वाला ले रहे हैं तो मेरा 2,000 डिक्रीमेंट होगा, अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के ले रहे हैं तो मेरा 2,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट या फिर डिफरेंशिएशन इन द कॉस्ट फॉर टू और मोर ऑल्टरनेटिव। अगर हमारे पास एक चीज का दो या उससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव है, या फिर ऑप्शंस में बोल सकते हो कि अगर मेरे पास एक चीज के लिए दो या उससे ज्यादा ऑप्शंस है और उसमें अगर मेरा कॉस्ट वेरी कर जा रहा है तो उस कॉस्ट वेरिएशंस को हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट फॉर टू और मोर ऑल्टरनेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अच्छा, तो ये सब पॉइंट हमें चाहिए होगा। अच्छा अब देखो,
अब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये हम लोग का, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन। अच्छा पेज खत्म हो गया, पीछे ही करेंगे। अच्छा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट हम लोग का क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला, मतलब बहुत सारा कंसेप्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, एकदम स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो लिखा है कि marginal costing is a technique of calculating and controlling the variable cost by using various method, ठीक है। तो वो मेथड्स जो है अलग अलग, उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेन फॉर्मूला है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट होता है, और यहाँ पर कॉस्ट मतलब हम लोगों को कैसे देखना है, बाय नेचर। तो नेचर के हिसाब से दो कॉस्ट, मेनली दो कॉस्ट लिखे हैं, वहां मैंने बहुत सारा लिखा है, चार लिखा है। वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है, सेमी वेरिएबल लिखा है, और उसके साथ साथ स्टेप कॉस्ट भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम लोग सिर्फ मेन दो ही कॉस्ट लेंगे, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर दे तो आंसर आएगा सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा, अब सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इधर वेरिएबल रखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। और हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर हम लोग सेल से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो जो पड़ा हुआ रहता है उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्योंकि कंट्रीब्यूशन वर्ड आया था तो बीच में मैंने कंट्रीब्यूशन भी बताया, इट इज दैट अमाउंट विच शोज वेदर वी आर एबल टू कवर आवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस और नॉट। तो किससे कवर करना है, कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। तो अगर ये दोनों इक्वल है, दिस वन इक्वल टू दिस वन है, तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन का हमें फॉर्मूला दो पता चला, एक होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हम लोग का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सेल से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ सेल, जितना सेल किया जा रहा है, ठीक है। और रेशियो का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन टू सेम फैक्टर्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टू सेम फैक्टर्स, मतलब सेम चीजों के बीच में ही रेशियो होता है। जैसे मान लो 2 kg है तो नीचे भी केजी में ही डेटा होना चाहिए। अब इसके साथ अगर हम लोग बोलेंगे कि नीचे सेकंड में डेटा है, ठीक है, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो थोड़ी ना रेशियो होगा। रेशियो हमेशा सेम काइंड ऑफ चीजों पे होता है, ठीक है, मतलब सेम फैक्टर्स पे होता है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। किस चीज का, तो प्रॉफिट और वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम मतलब जितना सेल कर रहे हैं, और प्रॉफिट तो बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, पीवी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन का भी अभी मैंने बोला दो चीज होता है, या तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे या फिर हम लोग प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, और एक तरीके से भी कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कैसे, सेल्स
ये लिखना वैसे बेकार है, क्योंकि देखो हम तो पीवी रेशियो सिखा रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन और एक तरीके से मतलब हम ये बोल रहे हैं सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो निकल जाएगा, लिख देते हैं, देखो वो दिख भी रहा है। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कंट्रीब्यूशन अगर हम ये कभी निकालने के बोले तो फिर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है, इसको छोड़ो, मेनली ये याद रखना है, ये दूसरे जगह पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंट्रीब्यूशन का और एक डेटा भी हम लोग ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब देखो, ये रेशियो हमें क्या क्या सिखाएगा, ये रेशियो से हम लोग ये सीखेंगे विथ चेंज इन सेल्स क्वांटिटी, अगर हमारा सेल्स क्वांटिटी चेंज होगा तो प्रॉफिट फिर कितना चेंज हो जाएगा, व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट। तो मतलब अगर हम लोग अपना सेल्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग अगर इतना यूनिट प्रोड्यूस करे थे तो थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो हमें प्रॉफिट का पता करना जरूरी है, तो ये रेशियो हमें उसमें हेल्प करेगा कि अगर हम लोग सेल्स क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट में कितना चेंजेस आएगा, वो ये रेशियो से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा विथ चेंज इन सेल्स क्वांटिटी व्हाट इज द चेंज इन कंट्रीब्यूशन, हम लोग कंट्रीब्यूशन का भी चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट का भी निकाल लेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट रिलेटेड होता है, तो कंट्रीब्यूशन का चेंज निकालेंगे तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स क्वांटिटी और प्रॉफिट एंड सेल्स क्वांटिटी, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर जरूर कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स लिखा है, बट ये रेशियो जो है ये दोनों चीजों से हो सकता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स से भी हो सकता है, प्रॉफिट बाय सेल्स से भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा और एक रेशियो भी होता है पीवी रेशियो का, बट वो कब यूज करना है वो भी बोल देते हैं। पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अब ये कब लगता है, जब हमारे पास चेंज निकाल रहे हैं तो मुझे मोर देन 1 ईयर का डेटा चाहिए, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो चेंज निकालने के लिए मोर देन 1 ईयर का चाहिए। तो अगर मोर देन 1 ईयर का डेटा अवेलेबल है हमारे पास तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पीवी रेशियो लगाएंगे, ठीक है। इफ डेटा फॉर मोर देन 1 ईयर इज गिवन, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे पीवी रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑपरेशंस प्रोसेस इन फैक्ट्री एटसेट्रा, ठीक है। एक्चुअली हर एक प्रोडक्ट का या कोई एक एक्टिविटी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, या कोई प्रोसेस जो फैक्ट्री में चल रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो निकालने के लिए हम लोग पीवी रेशियो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हायर द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का वैल्यू जितना ज्यादा होगा इट इज बेटर, ये अच्छा बात है, एज इट रिफ्लेक्ट्स हायर कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट, जिस बेसिस पे भी हमारा पीवी रेशियो निकल रहा है। जैसे कि एक सिंपल बताते हैं, जैसे मान लो ये सेल्स 100 है, मेरा ये 20 है तो 20% आएगा, अगर ये मेरा 80 हुआ तो 80% आएगा, 100 हुआ तो 100%, और कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ने का मतलब ये मेरे पास प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा फिक्स्ड कॉस्ट पे करने का चांसेस बढ़ जाएगा, और पे करने के बाद कुछ रहने का भी चांसेस हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ा उतना अच्छा ना, और प्रॉफिट भी जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा, तो पीवी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर और एक रेशियो भी हमें निकालना पड़ सकता है, एक होता है पीवी जो कि अभी इतने देर से मैंने बताया, और एक होता है सीवी।
सीवी का मतलब कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो। जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, सेम तरीके से कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो भी होता है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम तो मैंने काफी डिटेल्स में बता ही दिया, और एक होता है मेरा कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मुझे कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच का रिलेशन बताता है, जबकि ये मुझे कॉस्ट और सेल्स के बीच का, क्योंकि वॉल्यूम से हम लोग सेल्स बताते हैं, ठीक है, ये बताता है। अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल, अगर मेरा पीवी रेशियो है 40%, तो मेरा सीवी रेशियो कितना होगा, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा ही आसान तरीका है, देखो। पीवी रेशियो का मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सेल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 40/100, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि मेरा प्रॉफिट 40 है और सेल्स वॉल्यूम 100 है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, देखो अब ये अगर मेरा रुपीज में है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम बोला जरूर जा रहा है, लेकिन ये भी मेरा वॉल्यूम का सेल प्राइस है, मतलब मेरा 100 रुपए का सेल है, सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज है, ठीक है। क्योंकि दोनों रुपीज में नहीं हुआ तो मेरा कैसे करके रेशियो बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 40% का मतलब ये हो गया कि दोनों ही मेरा रुपीज में है, यहाँ पर वॉल्यूम इन रुपीज, ठीक है। तो फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, इससे हम लोग कैसे बता सकते हैं? अगर मेरा सेल वैल्यू 100 है, प्रॉफिट 40 है, तो मेरा, सॉरी प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो, मतलब सही जो फॉर्मूला यूज होता है वो हम लिख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। प्रॉफिट यूज होता है जब चेंज इन प्रॉफिट, लैंग्वेज भले ही प्रॉफिट पीवी रेशियो है, बट यूज ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है। प्रॉफिट कब यूज होता है? जब मोर देन 1 ईयर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, तो अगर मेरा सेल्स 100 है, कंट्रीब्यूशन 40 है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, बता सकते हो? अभी सिखाया था कि कैसे करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, एक एग्जाम्पल दिया ना, काफी सारा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ये रहा। तो इसको देख के बताना है कि अगर मेरा सेल्स 100 है और कंट्रीब्यूशन 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है? अच्छा, कम से कम यहाँ से ही बता दो। यहाँ से बता दो। अच्छा, अभी तो मैंने बोला कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो मुझे सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकते हो? मैथ्स की तरह फॉर्मूला बेस्ड है चैप्टर, बोलो। 60%. हाँ, वही हम बोल रहे हैं। तो 100 - 40 यानी 60। अब परसेंटेज में दिखाए तो 60%। तो अब सीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? कॉस्ट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इंटू 100। तो वॉल्यूम यानी सेल्स 100, कॉस्ट 60 इंटू 100। तो कितना हो गया? 60%, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा अगर पीवी रेशियो 40% है, तो मेरा सीवी रेशियो कितना होगा? बिना कुछ कैलकुलेट किए हम लोग बोल सकते हैं 60%, क्योंकि अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का 40% है, तो फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा हमें जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये अगर 40% है तो ये कितना हो जाएगा? 60%। क्यों? क्योंकि सेल्स का 40% अगर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो फिर कॉस्ट कितना होगा? तो कॉस्ट 60% होगा। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो ये देखो, हम लोगों ने एक जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट किया, और थोड़ा सा इंट्रो लिया चैप्टर का कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है क्या है, किस तरीके से होता है। इसके साथ कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब इस पे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो करके देखते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स बता रखा है। देखते हैं सिर्फ, हाँ, यहाँ पर पीवी रेशियो देखो। You are given the following data for the current financial year of Rio Company Limited, variable cost, fixed cost, net profit, sales। तो ये एक निकाल सकते हो, पीवी रेशियो कितना होगा ये बताना है। इलास्ट्रेशन 5, सब तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं।
पीवी रेशियो कितना होगा ये बताना है। तो पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो बोलो कितना होगा। तो निकालो सेल्स कितना है, यहां से देख के बोलो सेल्स कितना है, हम लिख देंगे, बोलो सेल्स कितना है। 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला बता रखा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो कैसे निकलेगा? दोनों तरीके से निकलेगा। 1 लाख माइनस 60,000। हाँ, 1 लाख माइनस 60,000 40,000 होगा, और अगर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे तो भी 40,000 होगा, ये देखो। ठीक है, तो कितना हो गया? 40,000, जैसे भी करो 40,000 आएगा। तो यहाँ पर 1 लाख माइनस 60,000 ही कर देते, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 40,000 बाई 1 लाख इंटू 100, ऐसे करके आएगा। बोलो कितना होगा? 40%। ठीक है, तो पीवी रेशियो हम लोग का कितना आ गया? 40%। तो इस तरीके से निकलेगा, देखो क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, एक साथ बहुत सारा चीज पूछ रहा है, लाइक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, तो जब सब फॉर्मूला पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन करने में ठीक लगेगा। मतलब ये जस्ट मैंने एक दिखाया कि कैसे करके निकालना है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक साथ दो तीन चीज पूछेगा, तो जब तक सारा फॉर्मूला कवर नहीं कर लेते हैं तब तक कोई भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, सारा ही आधा अधूरा होते रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं, चलो। ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, ये वाला पढ़ेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस या फिर सीवीपी, मतलब वही कॉस्ट वॉल्यूम को ही सीवीपी ये लिख दिया, मतलब कभी सीवीपी लिख दिया फिर सोचोगे कि क्या है, तो वो सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें रिलेशनशिप देखना है तीन चीजों के बीच में। सेल्स का वॉल्यूम, क्योंकि वही तो मेन है ना, कि हम लोगों ने क्वांटिटी अपना प्रोडक्शन का बढ़ाया कि घटाया, फिर उस पे बढ़ाने से या घटाने से प्रॉफिट क्या हुआ। ठीक है, और कॉस्ट मेरा कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो कॉस्ट में मुझे हमेशा दो चीजों पे इस चैप्टर में ध्यान देना होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रहा है कि नहीं, मेन तो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी we went to know the impact of cost, volume and profit। ठीक है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब आउटपुट का चेंजेस। ठीक है, हमें क्या पता करना पड़ता है? कॉस्ट का, वॉल्यूम का यानी क्वांटिटी का, और प्रॉफिट का इम्पैक्ट, वही तो मेरा चैप्टर है। ठीक है, तो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, तो इवन का मतलब ऐसा एक पॉइंट, इवन पॉइंट का मतलब पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ब्रेक इवन का मतलब यही होता है, तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट जहां पर ना तो मेरा प्रॉफिट है ना तो मेरा लॉस है, और पॉइंट का मतलब लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो बोलना चाहो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, ये कब हो सकता है? अगर मेरा ऐसा हुआ, सेल्स पहला कंडीशन होता है, अगर मेरा सेल्स इक्वल टोटल कॉस्ट हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होने से होगा, बिल्कुल होगा, हम यहाँ पर प्रूव करके दिखा देते हैं। देखो, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखो मैंने जो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये जो हम लोगों ने
ऊपर सबसे ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है? प्रॉफिट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो क्या हम नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रॉफिट मेरा जीरो है। तो सेल्स इक्वल टू क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। तो सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट होने से हम बोल सकते हैं कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रेक इवन और कब हो सकता है? जब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। देख, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन इक्वल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा तो भी ये सिचुएशन अराइज हो सकता है। क्या ये भी होगा? क्या हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं? हाँ देख सकते हो, तुम लोग खुद भी देख सकते हो वही वाले फॉर्मूला लगा के। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट ओपन करके ये आ गया मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा जीरो, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन यानी जीरो। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होने का मतलब ही है कि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि प्रॉफिट जीरो होगा, ठीक है। और थर्ड हम ये बोल सकते हैं, इसको हमें टू देना चाहिए, ठीक है, वो वन। और थर्ड कंडीशन है, अगर मेरा प्रॉफिट जीरो हुआ, जिसके बेसिस पे मैंने सारा चीज बोल दिया कि मेरा प्रॉफिट अगर जीरो हुआ तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अराइज होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखो, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका आंसर हमें यूनिट में भी देना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन पूछा, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू में भी हो सकता है। अब इन यूनिट और इन वैल्यू में हमारा निकलेगा क्या, मतलब कितना यूनिट बेचने से हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, या कितने रुपए का सेल करने से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंच जाएंगे, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट वाला डेटा इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या फिर इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट को हम लोग ब्रेक इवन सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स भी बोलते हैं, यानी रुपीज में जो आएगा, वैल्यू का मतलब रुपीज ही होता है। उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब ये सारा फॉर्मूला हम समझा भी देते हैं, जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मेरा, इधर दिखाते हैं, मान लो मेरा टोटल कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 20,000, ठीक है, और मेरा कंट्रीब्यूशन आया है 20 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1,000। पहला बात है ये समझो कि आंसर मेरे यूनिट में आया, क्योंकि ये रुपीज 20,000 है, ये रुपीज 20 पर यूनिट है। तो रुपीज रुपीज कैंसिल हो गया, बचा क्या? यूनिट, 1,000 यूनिट। मतलब अगर हम 1,000 यूनिट बेचेंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 20,000। समझो, क्योंकि एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए, मतलब एक यूनिट बेच के मेरा जो कंट्रीब्यूशन होता है। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन का मतलब मान लो मेरा एक चीज मैंने 100 रुपए में बेचा, ठीक है, और उसका मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 80, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 20। मतलब मेरा एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है मान लो 100 और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 80, तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20, ठीक है। और मेरा पूरा जो मतलब पूरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 20,000। तो मुझे ये देखना है कि क्या हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाते हैं। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लिया और हाथ में कुछ नहीं बचा तो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लिया बट कुछ नहीं बचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पर दिखाया है
है, फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद कुछ नहीं बचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जितना कंट्रीब्यूशन उतना फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन था, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम समझाने का कोशिश करें कि मेरा कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का 20 रुपए है, ठीक है, मुझे 20,000 रुपए को कवर करना है इससे, तो मुझे कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, 1000 यूनिट, ठीक है। अब ये 1000 यूनिट में आंसर आ गया। अब मुझे अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस पूछे तो ये 1000 यूनिट मैंने कितने करके बेचा, 100 रुपए करके, तो फिर मेरा ब्रेक इवन सेल कितना आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेल 100 रुपए माना है, तो 1 2 3 4 5 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपए का अगर सेल करते हैं यानी कि 1000 यूनिट, तो मेरा ब्रेक इवन में हम पहुंच सकते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करने से क्यों निकलेगा वो भी समझ लो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 20,000, पीवी रेशियो क्या होता है अभी अभी सिखा है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 20, सेल कितना है 100, और ये 100 20%, ठीक है। अब 20,000 डिवाइडेड बाई 20% करने से मेरा आंसर आ जाएगा 1 लाख, देख सकते हो, ये देखो 20,000 डिवाइडेड बाई 20% करने से मेरा आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो इसका मतलब अगर हम 1 लाख रुपए का सेल कर देते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा ब्रेक इवन सेल्स में हम पहुंच जाएंगे। अब ये पीवी रेशियो देने से क्यों हो गया वो समझो, वो तो फॉर्मूला पुट करके हो गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है, अभी 100 नहीं दे रहे, रेशियो में रख रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आ गया ना, चेंज होने से फिक्स्ड कॉस्ट इनटू, या फिर ऐसे बोले हम लोग, ये कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स जो है फिक्स्ड कॉस्ट इनटू कंट्रीब्यूशन, हाँ कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो ये मेरा पीवी रेशियो बन गया। और ये देखो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स है ना, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स तो चेंज हो गया, तो सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये तो सेल्स नहीं है, सॉरी, ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे बनेगा, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। मतलब हम लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, देखो इसका इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, बाकी तो ठीक है। ये मेरा आ जाएगा 1 लाख ही आ जा रहा है। मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि देखो, पीवी रेशियो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है, तो मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है वो निकल जाता है, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन है 20%, मतलब हम लोग इसी का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज चाहिए, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मुझे 20% कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, तो मेरा सेल कितना होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन अगर 20% है, सेल कितना होना चाहिए, तो 100% सेल होना चाहिए, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 1 लाख। तो इसीलिए ये फॉर्मूले से भी होगा। अब कहाँ क्या फॉर्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरीके का डेटा अवेलेबल है। अब यही सारी चीजों को अगर परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में भी निकल जाएगा, उसमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो, बीपी अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो ऐसे हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100, ठीक है, और बीपी इन परसेंटेज में निकालना है तो बीपी इन वैल्यू, ठीक है, रुपीज में जो बीपी आया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सेल्स, क्योंकि आउट ऑफ सेल्स ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा बीपी इतना है, सेल्स ये भी वैल्यू में आएगा इनटू 100, ठीक है, और एक हो जाएगा बीपी इन परसेंटेज का, और एक हो जाएगा दैट इज बीपी इन क्वांटिटी, तो नीचे भी क्वांटिटी होना चाहिए, टोटल सेल्स इन क्वांटिटी इंटू 100, तो ये भी परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय टोटल कंट्रीब्यूशन करोगे तो बीईपी परसेंटेज में आएगा, और बीईपी वैल्यू आउट ऑफ सेल्स बीईपी कितना हुआ उससे भी बीईपी परसेंटेज निकल जाएगा, और इससे भी निकल जाएगा। बाकी देखो ये सारी चीजों का एप्लीकेशन मतलब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से हमें ये समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें भी दो पार्ट होता है, बीईपी का कैश नॉन कैश ये वाला होता है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी अभी हम लोग पहले फॉर्मूला ही पूरा कंप्लीट करेंगे, तभी जाके क्वेश्चन करने से बेनिफिट है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, और तब क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही कर लेते हैं।
Bye, man.